गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बैठ जाइए। बेटा बैठ जाओ। एक बार शीट निकाल लो फटाफट। बात बंद कर दें, ऑलरेडी 10 मिनट हम लेट हैं, 15 मिनट जो आधा घंटा ही हो गया ऑलमोस्ट, नहीं 10-20 मिनट लेट हो गए। पंखा बंद कर लो आके बेटा। एक्सरसाइज वर्क फॉर एनर्जी का 1 मिनट। एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने करने के लिए, वो कम क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि आगे चल के हम क्वेश्चंस को वर्क एनर्जी मॉडिफाइड इक्वेशंस के थ्रू देखना चाहते हैं। क्लियर है? वरना मैंने आपको क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन हम किससे कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से तो कर ही सकते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 1 में कहां से, 31 से एक्सरसाइज 2,
हाँ एक्सरसाइज 2 लेवल 1। यार ये बात बंद कर दो बिल्कुल फटाफट, है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 33। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल थीटा। ओके, तो इधर बताइए ये जो नॉर्मल है ना, पहले तो यहाँ पे वर्क डन जो पूछ रहा है ये ऑन द ब्लॉक पूछ रहा है, किस पे। तो आपको पता है ब्लॉक का मोशन जैसा भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एलिमेंट्री लेवल पे, तो इस वजह से वर्क डन 0 ही आएगा। तो आंसर नन ऑफ दीज जो है वो 0 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक मिनट, यहां जो लिखा है ना वर्क डन ऑन द पार्टिकल, आगे लिख लीजिएगा बाय द फोर्स। जो फोर्स दिया है उसका वर्क डन निकालना है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, माइनस हो जाएगा। दोनों आंसर दिए होते हैं, +5 -5 दोनों दिए होते हैं। तो यहां पर वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में लिखिए कि ब्रैकेट में क्या लिखा है, इफ अ पर्सन इज पुशिंग अ बॉक्स इनसाइड अ मूविंग ट्रेन के बाद लिखे विद अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F। ये लिखा है क्या आपके शीट में? तो फिर लिखा होना चाहिए ना, लिखो विद अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F वेक्टर। वैसे तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि F वेक्टर ही है, यस और नो, ठीक है। लेकिन F कांस्टेंट होगा तभी आप F डॉट डेल्टा S लगा सकते हैं, अगर वेरिएबल है तो ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। डाउट है? ऐसे मत करो यार। देखो 36 ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्लास में, फिर भी देख लो भाई 36। इधर देखिए, सबसे पहली बात पाथ ऑफ द सिस्टम क्या है आपका, मतलब पाथ ये है यहां से यहां ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे आएगा। तो मेरे पास ये इधर गया, तो क्या कहा हुआ है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मीटर अराउंड द पाथ शोन। तो यहां पर ये वाला एरो ऊपर होना चाहिए, ये एरो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको वर्क डन चाहिए, तो सबसे पहले एलिमेंट्री वर्क डन का एक्सप्रेशन तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, F.dr। हो गया है क्या सबका? हो गया? डाउट है आपको? देखिए चलो, तो सबसे पहले DW F.dr होगा ay स्क्वायर dx प्लस 2ax स्क्वायर dy। पहले बताओ यही है, और ये इक्वेशन कहीं भी हमसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम निकल रहे हैं क्या? नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये पाथ डिपेंडेंट कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूं A B C और D। तो सबसे पहले A से B क्या 0 है, y की वैल्यू लगातार 0 है, तो y 0 पर क्या क्या चीज 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा और dy भी 0, तो dw 0 यानी w 0। किस प्रोसेस, किस पाथ पे, A to B। अब बात करते हैं B से C। B से C, एक मिनट, ये है x इक्वल टू A। तो x इक्वल टू A होने का मतलब है कि x में कोई चेंज, अच्छा इन्होंने D दिया है तो D ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो D ऑफ x 0 है क्या, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो dw इक्वल्स टू 0 प्लस 2a, और x की वैल्यू कितनी है, d स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट बन गया, इनटू dy इंटीग्रेशन y की वैल्यू 0 से d, यही आएगा। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूं, इसको करेक्ट कर लें आप B से C। ओके, ये पहले ही बोल दिया मैंने कि ये डायरेक्शन सही कर लो। अब ठीक है। अच्छा इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जब हम आएंगे C से लेके D, C से D तक क्या चेंज नहीं हो रहा है, y चेंज हो रहा है, y की वैल्यू कितनी है d, और dy 0, तो dy 0 है तो ये भेज दो इसको 0, तो योर dw इज व्हाट
ए वाई स्क्वायर, वाई की जगह डी स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स की लिमिट डी से 0, ये ध्यान से समझना, डी से 0, हाँ या ना। फिर अगला स्टेप, द पाथ इज फ्रॉम डी टू ए, डी से ए आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे उतर रहे हैं तो हमारे पास पहले तो हमारा जो x की वैल्यू है वो लगातार 0 है और dx भी 0 है, तो dx 0 है और ये भी 0 और x 0 है ना, क्योंकि तो dw 0, तो w भी 0। अब यहां से ये दो आपके पास इंटीग्रेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करिए, ये प्लस 2a d क्यूब आ रहा है और यहाँ पर माइनस खुद क्रिएट कर लेगा, ये माइनस खुद क्रिएट कर लेगा ये, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। यस और नो? चलिए इसमें एरो सही कर लेना, इधर वाला जो एरो है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा 46, क्वेश्चन नंबर 46। ऐसा मैंने करवाया भी है, जिसमें मैं लिफ्ट में ऊपर ले जा रहा था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 47, याद रखना, जब इसने बोला ना वर्क डन बाय द टेंशन और कुछ बोला नहीं, तो ऑन द सिस्टम, सिस्टम मतलब कार्ट प्लस पार्टिकल दोनों पर मिला के उसका वर्क डन 0 आएगा, बिना सोचे समझे। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 48, 49, 49 में डाउट है? अच्छा एक मिनट, बहुत आराम से करते हैं। आपने F फोर्स लगाया, अभी आपसे क्या कह रहा है, इन विच केस हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको किस पर देखना है? ब्लॉक पर। तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में F का वर्क डन तो सेम है। अच्छा अगर मैं F का वर्क डन देखता हूं तो सिस्टम पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हाथ से खींचोगे उसको तो आपके हाथ पर टेंशन का वर्क होगा और ब्लॉक पे, और दोनों पे मिला के 0। तो अब अगर हम सिस्टम की बात करें तो एक F का वर्क डन है और एक mg का वर्क डन है। अब मुझे बताओ किसमें ऊपर कम उठेगा, क्योंकि हम खींच तो सबको बराबर रहे हैं, किसमें कम उठेगा? थर्ड वाले में, क्योंकि पहले वाले में x खींचोगे तो x ही ऊपर उठेगा, लेकिन दूसरे वाले में x खींचेंगे तो x/2 ऊपर उठेगा, और तीसरे में x खींचेंगे तो x/3। तो F का वर्क डन तीनों में सेम है, F इंटू जो भी आपने खींचा है, हाँ या ना। लेकिन mg का वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, पहली बात तो ये। तो किसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा है? जिसमें ज्यादा ऊपर उठेगा, माइनस mgh है ना वर्क डन उसका, तो किसमें ज्यादा उठ रहा है? पहले में। तो वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय mg इक्वल टू डेल्टा के। F का वर्क डन तीनों में सेम है, माइनस में वर्क डन बाय जो आपका तीनों mg है उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा ऊपर उठेगा उसमें वर्क उसका नेगेटिव अमाउंट सबसे ज्यादा आएगा, हाँ या ना। तो किसमें डेल्टा के सबसे कम हुआ? किसमें? फर्स्ट वाले में डेल्टा के सबसे कम हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें F का वर्क डन तीनों में सेम है, लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इसमें सबसे, तो mg का वर्क डन जो नेगेटिव में है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा पहले में है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले वाले में कम होगी, दूसरे में उससे ज्यादा, और तीसरे में सबसे ज्यादा। यस और नो? चलिए 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 बताना है। ये क्या बोल रहा है आपको? F का एक x का ग्राफ दिया हुआ है 11 तक, तो एक बात बताओ, x बराबर 11 नीचे ग्राउंड पे बना है, तो आप मुझे बताइए F का वर्क डन कितना? कैसे? ग्राफ से पता चल गया आपको? 0। फोर्स तो 0 है, x बराबर 11 मीटर पे, लगातार देखिए वो वैल्यू 100 से घटती घटती 0 हुई है, तो F का वर्क डन कैसे निकालोगे? क्या एरिया से? तो इसका एरिया हो गया F का वर्क डन। एक मिनट, कितना वर्क डन आया F का? वो आया हाफ ऑफ 100 इंटू 11। क्या ये कितना आ रहा है? 550 जूल। एक मिनट रुक जाओ, अब आराम से चलते हैं। अब जो गाड़ी है 0 से लेके 11 मीटर तक आते आते उस पर इतना वर्क हुआ है,
तो ये वर्क इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये वर्क डन जो है वो इसके डेल्टा के बराबर है। वर्क कितना हुआ 550, डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल के 0 था। अब ये कहां पर है पता है, जब x बराबर 11 मीटर। अब इसके बाद आपका फोर्स गायब हो जाता है, फोर्स गायब हो जाता है और ये जो कार है ये ऊपर जा रही है। अच्छा सरफेस फ्रिक्शनलेस है क्या, कहां बोला है, लिखो फिर क्वेश्चन में लिखो, लिखा होना चाहिए सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। तो एक बात बताइए, नीचे से ऊपर जाएगा और किसका किसका वर्क होगा, एफ का तो नहीं होगा, अब किसका, mg और नॉर्मल। तो अब आप क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल्स टू डेल्टा के। इधर देखना ये वाला के जो है ये अब इनिशियल के होगा यहां से ऊपर जाते हुए, हाँ या ना। तो वर्क डन बाय mg माइनस mg y मैक्स कब तक ऊपर उठेगा, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, हाँ या ना, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल 550, यहां से y मैक्स आ जाएगा आपके पास। तो mg y मैक्स इक्वल्स टू 550, यस और नो। और अगर आपको स्टेप वाइज नहीं करना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक चले जाओ, एफ का वर्क प्लस mg का वर्क प्लस नॉर्मल का वर्क बराबर डेल्टा के, डेल्टा के 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। तो इनिशियल भी के 0 है, फाइनल के भी, उसमें एफ का वर्क भी आ गया, mg का वर्क भी आ गया, और जो जहां पर हो रहा है उस इंटरवल में सिर्फ उसको अप्लाई करें, यस और नो। चलिए लास्ट 51, यार ऐसे मत करो यार, तो हाथ तो तुम लोग ऐसे खड़ा करते हो बिल्कुल। सेम क्वेश्चन इसी में स्प्रिंग बना दूं, कर लोगे अभी भाई, ये क्वेश्चन कॉपी में है आपके, ये ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है mg बाई a, और इसने क्या पूछा है, फाइंड आउट द व्हेन इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आपके कॉपी में है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब के एक्स नॉट बराबर mg होगा, यहां से यहां तक वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू डेल्टा के। अब आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, तो इसी में लैंग्वेज चेंज करेंगे, क्लियर है क्या। इसीलिए अभी क्वेश्चंस कम दिए थे थोड़ा करने को, क्योंकि हम एनर्जी और टोटल एनर्जी के एस्पेक्ट से सबको डील करना चाहते हैं, क्लियर है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखा, और अलग अलग तरीके से हो तो उसको फंक्शन कैसे डील करना है ये पता चल गया है ना। अब लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, अगर आर थीटा का फंक्शन हो तो क्या करेंगे, तो वो जो ग्रेडियंट ऑफ यू किया है मैंने, उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपका u एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो, आर थीटा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, माइनस ऑफ डेल यू, यही ना। तो अगर ये फंक्शन मिल जाए तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको डेल वेक्टर क्या बताया, डेल बाय डेल आर, आर कैप इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, प्लस डेल बाय आर डेल थीटा, थीटा कैप, ओके। इसका मतलब सिंपली आपका फोर्स कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर, आर कैप प्लस डेल यू बाय आर डेल थीटा, थीटा कैप। तो देखो ये एफ का फंक्शन ऐसे रिलेट होगा, ये तभी यूज करना है जब आपका आर थीटा का फंक्शन हो। जैसे ऐसा फंक्शन आपके पास इलेक्ट्रो में कहीं क्रिएट हुआ था, जैसे आप डाइपोल पढ़ रहे थे जब, है ना, तो आपको वहां पोटेंशियल पता था केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद आ रहा है, ठीक है। तो वो आर और थीटा का फंक्शन है। फिर आपको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या, याद है, वो यू को यहां लाके रख दो, वी को, वो ई बता देगा आपको, समझ में आई बात। तो जैसे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कि पहले ये समझा दूं ये कैसे आया है। तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है कि उसमें एक पॉइंट होता है और उससे हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं वो आर है, और एक लाइन होती है उससे एंगल की बात करते हैं थीटा, कंफर्म। तो एक डायरेक्शन कौन सी है, जो आर के तरफ है, और दूसरी इसके परपेंडिकुलर, समझ आई बात।
तो ये कौन सी डायरेक्शन है? रेडियल, और ये है ट्रांसवर्स। समझ गए? आपको ये प्रूव करके किसी को नहीं दिखाना है, बट मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे आया। तो बताइए, जब आपका एक्स वाई जेड था, मैंने आपको क्या सिखाया? हमेशा वेरिएबल बढ़ा दो, यही सिखाया ना? तो मुझे बताइए, अगर मेरा वेरिएबल आर कॉमा थीटा है तो हम उसको क्या चेंज करेंगे? आर प्लस डी आर कॉमा थीटा प्लस, तो इनिशियल पॉइंट ये है आर कॉमा थीटा वाला, और दूसरा पॉइंट है आर प्लस डी आर और थीटा प्लस डी थीटा। तो ये आर है और ये आर प्लस डी आर है। अरे यस और नो? ये थीटा प्लस डी थीटा, यही समझते हो? थीटा प्लस डी थीटा। तो अब आपका एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, समझते हो? आपका पहला पॉइंट है आर कॉमा थीटा, दूसरा पॉइंट है आर प्लस डी आर कॉमा थीटा प्लस डी थीटा। तो बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर कैसे लगाएंगे, तो डी आर के लिए आपको एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट ये रहा, कि अगर मुझे एक तो ये वैल्यू मिल जाए और एक ये वैल्यू मिल जाए तो हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये दूरी r है, तो ये डिस्टेंस r डी थीटा है। समझ आई बात? और ये r प्लस डी आर है, क्या है? तो ये डायरेक्शन r कैप है और ये r कैप के परपेंडिकुलर। समझ आई बात? तो मेरे पास जो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप। अरे समझ रहे हो? ये जो थीटा कैप है उसकी और डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा है। हाँ डीआर ही, एक मिनट, डीआर ही लिखा है, बिल्कुल डीआर ही लिखना है, ये डीआर ही लिखा है, ठीक है? इसकी पूरी दूरी आर प्लस डीआर है, तो ये दूरी डीआर के बराबर है। दिख रहा है सबको? तो ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो dx था वो तो dr बन गया, जो dy था वो r d थीटा। तो यहाँ dx dy की बात ना होकर रेडियल और ट्रांसवर्स। तो अगर कोई मुझसे ये बोले कि du बराबर क्या? माइनस ऑफ f डॉट dr, एक मिनट इधर देखना पहले। तो क्या आप ये समझते हो du इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस ऑफ इसका रेडियल कंपोनेंट जो होगा फोर्स का वो रेडियल के साथ जाएगा, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ट्रांसवर्स के साथ। तो रेडियल कंपोनेंट जो होगा एफ आर डी आर जाएगा, और माइनस ऑफ एफ थीटा आर डी थीटा। अब कितने लोग समझ गए कि अब क्या बोलूंगा मैं? अब मैं बोलूंगा कि आर को फिक्स रखते हुए थीटा बदल दो, या थीटा को फिक्स रखते हुए आर को बदल दो। तो अगर थीटा फिक्स रखोगे तो चेंज की सारी जिम्मेदारी माइनस एफ आर डी आर की होगी। तो वहां से एफ आर की वैल्यू आएगी डी यू बाई डी आर माइनस डी यू बाई डी आर, प्रोवाइडेड थीटा कांस्टेंट। तो दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस। सेकंड स्टेप में क्या बोलूंगा? एज्यूम आर इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिएबल, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये आएगा एफ थीटा आर डी थीटा। तो एफ थीटा की वैल्यू आएगी डी यू बाई आर डी थीटा, प्रोवाइडेड आर कांस्टेंट, वो वैल्यू ये रही। समझ गए? तो आपको ये किसी को प्रूव करके नहीं दिखाना है, तो इसलिए इसको लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। पहले लाइट चली गई थी काफी देर, क्लियर है क्या? तो आपको ये बताना है, समझ में आई बात? तो जैसे आपका वो फॉर्मूला था ना पोटेंशियल वाला, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां रख के देखो, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को यहां रख के देखो, 2 केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब निकल जाएगा। आ रहा है? 2 केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और यहां रखोगे तो आर कांस्टेंट रखना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो वो यहां से आ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको रेडियल और ट्रांसवर्स फील्ड के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन किया जाएगा। आगे बढ़ जाए। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हो आर थीटा का फंक्शन, तो कर सकते हो, ठीक है? तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के हमने अब फंक्शन बता दिए हैं, समझ गए? अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन कोई एफ और यू देगा आपको, तो आप एफ से यू निकाल सकते हो और यू से एफ निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि एक फील्ड आपने पढ़ा है जो कंजर्वेटिव है, जो हमारे मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, वो है एमजी का फील्ड। किसका फील्ड? हाँ या ना? तो हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं।
उसी तरह से हमने आपको प्रूव करके बताया था कि स्प्रिंग का बोथ एंड के थ्रू जो वर्क होता है वो भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने स्प्रिंग को कैसे खींचा है। तो अब हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। किसकी? हम स्प्रिंग शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग के दोनों एंड का वर्क मिलाकर कंजर्वेटिव होता है, किसी एक एंड का नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? तो पहले हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी इन एमजी फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एमजी फील्ड। ओके, क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते वक्त रेफरेंस पूछा जाता है ना? बिना रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। अब आपको पता है कि अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, है ना? तो मुझे बताइए, मेरा जो du है वो माइनस एफ डॉट डी आर होता है। बहुत ध्यान से समझना, अब आपको वापस कभी नहीं करना है ये, जब मैं एक बार डिफाइन कर दूंगा तो उसको यूज करना है। तो मुझे बताइए, अगर एक पार्टिकल किसी लेवल पर है तो वो लेवल जब तक ऊपर नीचे नहीं होता है तब तक उसमें mg का वर्क नहीं होता है। तो हमें पता है कि mg का वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है। तो हमने कहा कि मान लीजिए ग्राउंड से किसी हाइट h पर है पार्टिकल, ओके, और हाइट h से बढ़कर h प्लस डी एच हो गई है। तो आपको पता है वो यहां से यहां किसी भी रास्ते से जाए, क्या वर्क डन को रास्ते से कोई मतलब है? तो व्हाट इज द वर्क डन बाय mg इन दिस मोमेंट h टू h प्लस ds? तो mg नीचे लग रहा है क्या? तो आप क्या करेंगे, du इक्वल्स टू माइनस ऑफ f, f की जगह mg नीचे है और dh ऊपर है, तो mg dh cos पाई, cos पाई कर दो। याद रखना, यहां से यहां तक आने में वो प्रूफ काम में हमने ले लिया कि mg में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तब जाके ये स्टेप आया है। बात समझ गए? तो यहाँ cos पाई क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे से ऊपर गए। तो बताइए du इक्वल टू mg dh। एक मिनट पेन बंद रखें सभी लोग, ठीक है? जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उस पर बिल्कुल फोकस किया करो। अब बताओ, ये क्या बता रहा है कि dh पॉजिटिव होगा, यानी हम ऊपर जैसे जैसे उठेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? तो एक वैल्यू पता होगी तभी तो दूसरी वैल्यू देंगे। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई रेफरेंस क्या लें? तो mg फील्ड जो है वो कांस्टेंट आपका फोर्स फील्ड है। क्लियर है क्या? तो यहां पर रेफरेंस फिक्स नहीं है। रेफरेंस फिक्स नहीं है कि आप ग्राउंड पे मानेंगे कि कहां मानेंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों से पूछता ना कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आप लोग बोल देते हैं mgh। लेकिन आपने कहा जीरो माना उसको? अभी हम किसी को जीरो नहीं बोल रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो मान लीजिए किसी भी h इक्वल टू जीरो पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट मानता हूं, कितना मानता हूं? तो मैं जीरो कहीं भी मान रहा हूं। बात समझ गए? कोई यहाँ रेफरेंस फिक्स नहीं है, मतलब आपकी चॉइस है। तो किसी हाइट h पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा u माइनस यू नॉट इक्वल टू एम जी एच। दैट मीन्स u इक्वल्स टू यू नॉट प्लस एम जी एच। अरे समझे? क्या आपको ये बात समझ में आती है कि डेल्टा यू से, डेल्टा यू को यू नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता है? बात समझ गए? तो अब आप याद रखना एज अ रिमार्क कि mg फील्ड में अगर आप यहां जीरो मानते हैं या यहां यू नॉट मानते हैं तो इसके h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? यू नॉट प्लस एम जी एच, और इधर नीचे यू नॉट माइनस एम जी एच, अगर हम h हाइट नीचे हैं। अब आप यू नॉट को जीरो भी लेना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? यहाँ जीरो लेके प्लस एमजीएच या माइनस एमजीएच भी बोल सकते हैं, यस और नो? अच्छा जरा देख लो ये वर्क को सेट करता है क्या? हमने क्या पढ़ाया था? इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देना, वर्क डन आ जाएगा। मान लो मैं यहां से यहां जाता हूं, कितना वर्क होगा? mg का वर्क माइनस mgh, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस mgh आएगा। अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो प्लस mgh, u इनिशियल माइनस u फाइनल।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी का गेम क्यों सेट किया है? वर्क के लिए ही किया है। बात समझ गए? हमें क्योंकि पता है कि वर्क किस पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ हाइट बदलने के करस्पॉन्डिंग, तो एक सेम लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। यस और नो? तो यहाँ यू नॉट मानते हैं, यहाँ कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो याद रखना, हम आपसे क्वेश्चन में mg फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी तभी पूछेंगे जब रेफरेंस देंगे, वरना पूछेंगे ही नहीं। समझ गए? डिफरेंस पूछ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस किस पे डिपेंड नहीं करता? रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। यस और नो? तो आप जीरो मान के भी 0 प्लस mgh या 0 माइनस mgh ऐसे लिख सकते हैं। तो mg फील्ड को आपने सेटअप कर दिया है, पोटेंशियल बना दिया है उसको। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बना दिया है। मान सकते हो ना? बिल्कुल। ये जो आपने 0 माना है या यू नॉट माना है, मैंने क्या बोला? किसी भी लेवल को क्या मान लो? यू नॉट। किसी भी लेवल को, उससे h ऊपर जाने पे प्लस mgh जुड़ जाएगा, और नीचे आ जाएंगे तो mgh उसमें से माइनस हो जाएगा, बस। तो यहाँ रेफरेंस फिक्स नहीं है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना, हम आपको ग्रेविटी के फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी तभी पूछेंगे जब रेफरेंस बताएंगे, बिना उसके बात नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ, मतलब मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पहली बात तो है, मैं तो ऐसे कहा ही नहीं है। मतलब सुनो, समझने के हिसाब से आप समझ सकते हो, लेकिन है तो एक्चुअली शॉर्टकट। कुछ भरा है क्या? मैं इसको उठा के यहाँ ले गया हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, बढ़ गई है ना। लेकिन एक्चुअल में मतलब क्या है कि आप उस कम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से ज्यादा वाले पे चले गए हो, बस। मतलब यहां से वहां जाने पर वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव है। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? गया तो वो वेलोसिटी से है, या कोई पकड़ के ले गया है उसको, अपने आप वो नहीं गया है। मतलब वो, हाँ, क्या रेफरेंस की वैल्यू यहां मानना पॉसिबल नहीं है, आपका फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। एच इंफिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको मत मिलाओ। वो gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर को यहां मत मिलाओ। वहां हम कहा मानते हैं रेफरेंस? इंफिनिटी। वो फंक्शन एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि फंक्शन में आता है -gm1m2/r। तो r टेंडिंग टू इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी टेकन एज 0, वो एक्सेप्ट करता है। स्मॉल mg नियर अर्थ सरफेस है, इस पर ये इंफिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। बात समझ गए? तो फिर हम इसको कहीं पे भी नहीं देते हैं, हम रेफरेंस छोड़ देते हैं इसका। क्लियर है क्या? देखो, कहने के हिसाब से ऐसे है, जैसे यहां से यहां ले गए, तो मैं इस बॉडी को उठा के ले जा रहा हूं, तो मैं इस फील्ड में उधर ले जा रहा हूं जिधर फील्ड का वर्क नेगेटिव हो रहा है। और अगर आप उस फील्ड के वर्क को छुपा कर पोटेंशियल एनर्जी हाईलाइट करोगे, तो आप क्या बोलोगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। हाँ या ना? क्या अपने आप बढ़ जाती? कोई है जो उसको उधर लेके जा रहा है, दैट्स ऑल। तो कोई बढ़ा रहा है उसको, कोई होना चाहिए, अपने आप तो नहीं जाता वहां तक। क्लियर? नेक्स्ट लिखे पोटेंशियल एनर्जी इन, ऐसे लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कितने लोगों को याद है कि बोथ हैंड के थ्रू स्प्रिंग का वर्क इस बात पे डिपेंड नहीं करता था? है ना? तो कितने लोगों को याद है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग सिंपली -kx dx था, फॉर x टू x प्लस dx। बाकी लिमिट बताता था इनिशियल से फाइनल में क्या वैल्यू आएगी, यही ना? अब हम इसको बदल रहे हैं किसमें? du बराबर माइनस ऑफ dw। तो स्प्रिंग का वर्क उठा के इसको दे दिया हमने। क्लियर है क्या? तो du इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस kx dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, पार्शियल इंटीग्रेशन, क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, दैट इज हाफ kx स्क्वायर प्लस c। समझ आई बात? अगर मैं u इनिशियल x इनिशियल रख दूं, u फाइनल x फाइनल रख दूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। उसी का शॉर्टकट है ये। बात समझ गया क्या? तो यहां पर अब जो C अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट यहां यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब समझ रहे हो? सबने एक साथ डिसाइड कर लिया कि भाई स्प्रिंग में 0 कहां मानना है।
नेचुरल लेंथ पे। तो व्हेन x इक्वल टू 0 मतलब स्प्रिंग किस पर होना चाहिए? नेचुरल लेंथ पर। तो किसको 0 मानना है? नेचुरल लेंथ पर आपको u 0 मानना है स्प्रिंग का। समझ आई बात? स्प्रिंग की पोटेंशियल 0 माननी है। ये इंप्लाई करता है कि c भी 0 होगा। तो यहां से u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? स्प्रिंग की। जिस पॉइंट फंक्शन की हम बात कर रहे थे एक्स एक्सटेंशन पर स्प्रिंग के लिए, उस एनर्जी को लिखा जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर फिक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स डिपार्टमेंट वालों ने बोल दिया है कि स्प्रिंग का फोर्स जहां 0 होता है वहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लें आप? 0 मान लें। और फिर बच्चों से पूछें। समझ में आ रहा है? एमजी में बचा लिया था, बिना रेफरेंस दिए पूछ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस करके एक आम सलाह बना के कह दिया गया कि भाई यहाँ 0 मानना है। जैसे इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन में इंफिनिटी के लिए 0 माना जाता है, वैसे स्प्रिंग के लिए नेचुरल लेंथ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। समझ आई बात? तो ये आपके सेटअप्स जिसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको बताता रहेगा कब कहां पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी काम आ रही है। क्लियर है क्या? याद रखो, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना है तो हमने उसी वर्क को दूसरे तरह से बोलना शुरू कर दिया है। अब मुझे इसी फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो वर्क डन बाय फील्ड इज व्हाट? माइनस डेल्टा यू, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज प्लस डेल्टा यू। हाँ या ना? वो इसी फील्ड में बात कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन 2 4 10 फील्ड लगे हो तो फिर वो हमने जो एक्सप्रेशन बताया है W ऑल प्लस एक्सटर्नल एजेंट मिला के डेल्टा के 0 होता है। हाँ या ना? समझ आई बात? तो देखो, अब हम लोग हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि हमारी लैंग्वेज से कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क गायब होने वाला है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं इस पे यहां से छोड़ा है तो नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। एक्चुअल बात क्या है? फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो नीचे आके स्पीड बढ़ गई। एक्चुअल बात तो ये है। अब आपने इसको एनर्जी के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना शुरू किया तो आपको पता चला कि mg का वर्क डन है और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है। अब अगर हम mg के वर्क डन को भी छुपा दें, भूल जाओ उसको, तो यहां से यहां आने में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mg की ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो आप सोचो वो गई कहाँ? वास्तव में गई नहीं है, वही वर्क डन है, वही वर्क डन है, और उसने इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। तो अब हम लैंग्वेज मॉडिफाई करेंगे। वो फील्ड जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है उन सबको वर्क से उड़ाकर माइनस डेल्टा यू बनाकर शिफ्ट मार देंगे। बात समझे कि नहीं? तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग अब एक टर्म डिफाइन करने जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम है? मैकेनिकल एनर्जी। सारी मैथमेटिकल चीजों को इधर उधर कर दिया हमने। अब आपके पास मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या है? पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी फील्ड की होती है, वो वर्क के लिए है, लेकिन अब हम भूल जाएंगे। अब हम वो पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल के अकॉर्डिंग बात करेंगे या सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे भी होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन आएंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ गए? तो अब आप पता है क्या करने वाले हैं कि जो आपके पास इक्वेशन था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर क्या?
डेल्टा के। वास्तविक इक्वेशन यही है, इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया कि हमारे पास कुछ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स भी हैं और कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड भी हैं। ओके, नॉन कंजर्वेटिव कहने के पीछे वो है जिनके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी या तो पता नहीं है या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, तो मैं उसको नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स की कैटेगरी में डाल दे रहा हूं। वो सब आ जाएंगे जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू क्या हुआ, डेल्टा के। यही है ना सिस्टम में इक्वेशन, पार्टिकल के ऊपर बात कर रहे हैं, यही है क्या? अब हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव है ना और नॉन कंजर्वेटिव, ये वर्क करके डेल्टा के लाते थे, हाँ या ना? अब इसमें इसमें जो कंजर्वेटिव है हम चाहते हैं उसके वर्क का नाम हटा दिया जाए दुनिया से, इसको बना दिया माइनस डेल्टा यू। समझ आई बात? माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा दिख रहा है जैसे वर्क कंजर्वेटिव वाले है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको वर्क की लैंग्वेज से शिफ्ट मार के उधर किस में बना दिया है, पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ या ना? और शिफ्ट करने के बाद उधर इक्वेशन क्या आ रही है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, इसमें क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस, अच्छा इसमें कोई एक नहीं है, मान लो स्प्रिंग हो, एमजी हो, ऐसे 10 12 20 फील्ड हो जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी है, सबको उधर शिफ्ट मारते चले गए, हाँ या ना? तो उन सबका यू फाइनल माइनस उन सारे फील्ड में यू इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में होती है और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की है। अब ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बच रहा है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स। अब ऐसा करने से देखो फाइनल फाइनल एक साथ आ गए क्या, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब मैं आपको बता देता हूं इसको माइनस डेल्टा यू से क्यों डिफाइन किया था उन्होंने। आपको याद होगा जब मैंने बताया था ना इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देना क्या मिल जाता है, वर्क डन। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट होके जाए तो फाइनल के साथ फाइनल आ जाए, इनिशियल के साथ इनिशियल आ जाए, वरना वो उसको प्लस डेल्टा यू से भी डिफाइन कर सकते थे। बात समझ में आई? माइनस करके इधर शिफ्ट किया तो डेल्टा के साथ डेल्टा यू ऐड हो गया, यहां से फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चली गई और इनिशियल के साथ इनिशियल, तो ये क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स दैट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी, ये जो मैं टोटल एनर्जी लिख रहा हूं ये मैकेनिकल एनर्जी है, क्या है ये जो मैंने अभी डिफाइन किया, इसको मैं किसकी तरह लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अरे समझे क्या? तो एक मिनट पेन बंद कर दो यार, अभी पहले समझो तो सही मैथमेटिक्स से पूरा ये चैप्टर, जितना फील करोगे उतना फंसोगे। अब देखो ये आ गया एक्सप्रेशन, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा हो या कोई सिस्टम जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो, वर्क डन बाय, पहले तो आप देखें वहां किसका किसका वर्क हो रहा है। जिनका वर्क कंजर्वेटिव है उनको वर्क के नाम से उड़ा दो, पहले आप सोचो मत कि उनका वर्क हो रहा है, वो कहां चले गए, पोटेंशियल एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या रख दिया आपने। अब बचे वो फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव है या अदर्स, तो क्या आप ये बात देख रहे हो कि नॉन कंजर्वेटिव या अदर फोर्सेस जो भी है उनका वर्क, उनका काम क्या है, उनका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करते हैं। तो पहली बात तो कंजर्वेशन जैसा कोई वो नहीं है यहाँ फंडामेंटल, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज भी हो रही है, उसको कौन कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव। और आपको पता है एक्चुअल ग्राउंड में सबका वर्क बराबर डेल्टा के है, लेकिन आपने वो वर्क जिनके लिए कंजर्वेटिव थे उनको शिफ्ट मार के राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और उनको किस लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया, टोटल एनर्जी।
तो आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस जिसकी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है सारा लिख कर उसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी नाम दे दिया आपने। अब आप क्या कह रहे हो, अगर लेफ्ट साइड में नॉन कंजर्वेटिव या अदर्स कोई हुए तो वो टोटल एनर्जी को चेंज करेंगे। तो वर्क एनर्जी को मॉडिफाई करने पर ये लैंग्वेज बनती है, बात समझे। और इसमें भी बाय चांस अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाए, मतलब सुनो एक मिनट, अगर एक मिनट जल्दीबाजी में नहीं, अगर आपके पास उस सिस्टम में कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो नॉन कंजर्वेटिव हो या अदर्स हो, सारे कैसे हैं कंजर्वेटिव, तो क्या होगा कंजर्वेटिव में, तो ये तो गायब हो गए, सारे शिफ्ट हो के उधर चले गए। तो इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको स्टेटमेंट कैसे देते हैं, यहां भी इफ लगा हुआ है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, इफ a particle is moving only under conservative force field, only बोलते ही ये खत्म हो गए, then the total mechanical energy of the particle is conserved। या सिस्टम पे लगाना होगा, सिस्टम के लिए बात करेंगे, बात समझ रहे हो क्या। तो ये कंजर्वेशन जो है ये भी इफ के साथ है। तो अगर कोई रहा तो आप एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन उठाते हैं, आपको लगता है कि एनर्जी कंजर्वेशन तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन आप एनर्जी कंजर्व नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। ये कहानी ही बिल्कुल अलग है। वास्तविकता है यहाँ वर्क हो रहा है और उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर मान लो ये चैप्टर नहीं बनाते तो आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एनएलएम और फ्रिक्शन और क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स से कर रहे होते उस क्वेश्चन को। इस चैप्टर को यूज नहीं करते तो डीआर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वेशंस बना रहे होते, नाम नहीं रखते आप, आया ना। बट अब हमने उसको पूरा बना दिया है कि वो फील्ड जो कंजर्वेटिव है अगर सिर्फ वही इंक्लूडेड हो तो हम कहेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। ओके, पहले इसको नोट कर लो। अब याद रखना, जो स्टूडेंट बार बार इस इक्वेशन को आके चेक करेगा कंजर्वेशन लगाने से पहले, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समझ गए। तो आपको हमेशा याद रखना है ये यहां से लेके यहां तक का स्टेप। आपको पता है जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या मेरी इक्वेशन ओरिजिनल तो ये है, फिर इसमें से किसको किसको शिफ्ट मार दिया मैंने और कौन बच गया। अगर कोई इधर है और उसका वर्क नॉन जीरो है तो नहीं लगा सकते आप, वरना लगा सकते हैं। क्लियर है क्या। तो यहां तक आप चाहो तो लास्ट स्टेप भी लिख सकते हो। थोड़ा जल्दी नोट करें है ना, अपना आज का टाइम वेस्ट हो गया काफी। इस इक्वेशन में डेल्टा के साथ डेल्टा यू ऐड हो जाए, इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते वक्त कौन सा रूल लगाया था, माइनस डेल्टा यू। ऐसे लिखा वो सारे आ जाएंगे जिसके बारे में आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है आप उसका वर्क यूज करते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझ आई बात। हाँ, बेटा ये नियर अर्थ सरफेस है, जब हम mg बोलते हैं ना वो नियर अर्थ सरफेस, आपने पढ़ा होगा अभी ग्रेविटेशन में। नियर अर्थ सरफेस हम g को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं, उसका वेरिएशन विद हाइट होता है। लेकिन ये जो हम कैलकुलेशन, जैसे अभी यहाँ एक ब्लॉक रखेंगे, वो एक ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड होकर नीचे आ गया, कितना नीचे आया है, 2-4-10 मीटर आया होगा, और क्या क्वेश्चन इसी लेवल पर है ना। तो यहाँ हम जी में वेरिएशन कंसिडर नहीं कर रहे, वरना इसी पोटेंशियल एनर्जी की जगह शिफ्ट करके माइनस जी m1 m2 अपॉन आर रख दो, आर स्क्वायर नहीं, माइनस जी m1 m2 बाई आर। ठीक है, चले आगे।
तो नीचे लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ, हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये भी इफ एंड बट से शुरू होगा। ये फिजिक्स की खास बात है कि पहले तो इफ लग जाता है, तो बिना चेक किए अगर आगे बढ़ गए तो मामला गलत हो गया। तो पहला ही शब्द इफ को बहुत बड़ा बड़ा लिखना। लिखो इफ अ पार्टिकल इज, if a particle is moving under conservative force field, then the total mechanical energy of the particle will be conserved. समझ आई बात? तो ये सिंपल सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन इस लाइन को लिखने के लिए आप देख रहे हो चैप्टर कैसे कैसे यहां तक पहुंचा है। बात समझ गए क्या? तो आपने कंजर्वेटिव वास्तव में क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो आप इसको ऐसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट, यहाँ इनिशियल लिखा है क्या? तो इनिशियल इक्वल्स टू इनिशियल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस। अब अगर आप इसको लैंग्वेज में समझाना चाहें किसी बच्चे को, कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? आप ऐसे बोलोगे ना कि सर अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाँ या ना? और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम वो कांस्टेंट है, हाँ या ना? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कभी डिक्रीज इंक्रीज के हिसाब से मत लिखना, वरना साइन का चक्कर पड़ेगा आपको। क्योंकि एक वैल्यू डिक्रीज है, एक वैल्यू इंक्रीज है, तो क्या दोनों मैग्नीट्यूड में आएंगे तभी बराबर होंगे? समझ आई बात? तो जैसे क्या होता है, हमारी हैबिट होती है फाइनल माइनस इनिशियल करने की या इनिशियल माइनस फाइनल करने की। तो आप हमेशा ऐसे अप्लाई करो, इनिशियल प्लस इनिशियल बराबर। वरना जैसे अगर मैं कहूं कि देखो यहां से ऐसे सुनना, देखो यहां से आए, देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई mgh, तो टेक्निकली इनिशियल प्लस mgh है और बाद में मान लो कुछ जीरो है, तो कम हुआ है mgh और चेंज आया है माइनस mgh का। बात समझ रहे हो क्या? तो इसलिए क्या है कि कम और ज्यादा के हिसाब से देखोगे इक्वेशन को तो हमेशा आपको मैग्नीट्यूड्स रखने पड़ेंगे और वहां आपसे गलती हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन है इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स ऑल। क्लियर है क्या? तो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो एक इफ के साथ लग रहा है। यस और नो? तो अगर हमारे पास कोई नॉन कंजर्वेटिव या अदर फोर्सेस अवेलेबल हैं तो हम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन इस पे भी अगर हम एक स्टेप और आगे जाएं कि मान लो नॉन कंजर्वेटिव या अदर कोई फोर्स अवेलेबल है लेकिन उसका वर्क डन अगर जीरो आ जाए तो, अगर उसका वर्क डन जीरो आ जाए तो भी हम लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो नॉर्मल रिएक्शन और mg के अंडर आ रहा है, और आपको पता है mg कैसा है? mg कंजर्वेटिव है। mg कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड है ना? और दूसरा क्या कहते हैं, नॉर्मल कुछ पता नहीं है, नॉर्मल को हमने ऐसे कैटेगराइज नहीं किया है, हमें नहीं मालूम क्या उसकी, क्योंकि उसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग है,
क्या प्रॉपर्टी होगी वो जाने, हाँ या ना। लेकिन नॉर्मल का वर्क डन 0 है मान लीजिए, एक मिनट, नॉर्मल का वर्क डन 0 है तो सिर्फ वर्क किसका हुआ, mg का। तो अगर वर्क सिर्फ किनका होता है, कंजर्वेटिव्स का ही वर्क हो और किसी का वर्क ना हो, तो भी हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो अभी आप देखोगे जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो मैं बार बार ये सारे स्टेप सोचकर बताऊंगा कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, और आपको भी वही हैबिट बनानी है। क्लियर है क्या। तो अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स करने हैं, वही क्वेश्चन जो W बराबर डेल्टा के से भी हो जाता था, अब वो कैसे होगा, ठीक है। इससे ज्यादा यहां फोकस करो, इसको 0 प्रूव कर देना फिर लगा देना, मेरा कहना ये है, बात समझ गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, फील्ड कोई तो होगा कंजर्वेटिव फोर्स लगाने वाला, बोल दो फोर्स, बोल दो फोर्स, फील्ड बोल दो, एक ही बात है। वो बोलने का तरीका है, वो लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है। हाँ हाँ, नॉन कंजर्वेटिव भी होंगे ना, लेकिन उनमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा, वहां नहीं लगा सकते। चले हम आगे, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे यार बात नहीं करो, अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है तो तुम लोग बात करने लग गए। अब देखिए, तो हमारे पास एक, चलो एक उसी क्वेश्चन से ले लेते हैं ताकि अब आपको देखना का पता चल जाए। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले भी, ये सिर्फ ये बताने के लिए, ये पार्टिकल है यहां से, ये किसी हाइट h पर है। ओके, सरफेस कैसा है, स्मूथ, और ये रेस्ट पर है, और ये यहां से यहां आ गया। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम। क्या डायग्राम से आपको मैसेज मिल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सरफेस स्मूथ है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं हम। तो वर्क एनर्जी से आप कर चुके हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। अब मैं वापस इस क्वेश्चन को दोबारा देख रहा हूं। मैंने कहा एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है, कितने फोर्स हैं, इसका मतलब वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। इनमें से कौन है जो कंजर्वेटिव है, कौन है कंजर्वेटिव, mg, ठीक है। तो देखो अगर mg कंजर्वेटिव है तो mg को लेफ्ट से उठा के राइट, तो टोटल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mg वाली लिखी जाएगी, हाँ या ना। लेफ्ट में कौन बचा, नॉर्मल का वर्क। देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है, तो बिकॉज वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0, तो वर्क इज ओनली डन बाय mg। mg कैसा फील्ड है, उसको राइट में शिफ्ट मार चुके हैं, लेफ्ट साइड खाली हो गया है, यानी टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। दिस इज योर मैकेनिकल। तो हम एनर्जी कंजर्व कर दें, तो कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। अभी एक मिनट पेन बंद कर दो। याद रखना, पूरा सोचने की आदत डालोगे तो एग्जाम का वो क्वेश्चन जो आपसे मांगता है पूरी डिमांड, क्योंकि आपको आंसर पता नहीं है वहां पे, तो क्या क्या करना है, तो पूरा सोचोगे तब सही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर, यहां से यहां आने पर अब मुझे पता है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी किस फील्ड में लिखनी है, mg फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, और नॉर्मल का वर्क गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल वो तो हाफ mv स्क्वायर से लिख देंगे, हाँ या ना। लेकिन अब मुझे mg का वर्क चाहिए, तो mg के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी वाला शब्द यूज कर रहे हैं। वैसे तो वर्क के लिए डायरेक्ट ही मैं प्लस mgh करके क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ, हाँ या ना। लेकिन अब मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी सेटअप में जाता हूँ तो मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है, हाँ या ना। तो कोई कहता है कि सर मैंने आधे पे 0 मान लिया, तो वो ऊपर लिखेगा 0 प्लस mgh/2, नीचे लिखेगा 0 माइनस mgh/2, यही ना। मैंने यही 0 मान लिया, तो मान लो अगर मैंने इसी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी क्या माना, 0, समझ गए। तो इनिशियली मैं 0 मान रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है
0, तो 0 प्लस 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस mgh, माइनस आ रहा है एक्चुअली 0 माइनस mgh है ये, तो यहां से यहां भी 0 यहां भी 0। अच्छा कोई कहे कि सर मैंने u नॉट माना है, तो आप यहाँ u नॉट लिखो, यहाँ u नॉट माइनस mgh, u नॉट कट जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द हाफ mv² इक्वल टू mgh एंड द v इज √2gh। अरे समझ में आया? अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ऐसा नहीं कि उसको लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखना डिक्रीज में मैग्नीट्यूड आएगा, इंक्रीज में मैग्नीट्यूड आएगा, उसमें साइन उल्टा नहीं होना चाहिए, एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो दोनों प्लस में आएंगे। बात समझे कि नहीं? तो उससे भी आप कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा पर्पस है कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन को हम वापस उसी ट्रैक पे कर सकते हैं जैसे पहले किया था। आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन वाले रास्ते पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम में हंसी निकले कि नहीं बिल्कुल भी बता दे रहा हूं, ढंग से पढ़ लो क्लास में। क्लियर? डायग्राम बना लिया? एट द शोन कंडीशन द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। ओके, ठीक है। देखो, इट इज फाउंड दैट the maximum compression in the spring is, it is found that the maximum compression in the spring is, maximum compression of the spring is, या in the spring is 4 meters। कितना मैक्सिमम कंप्रेस किया? 4 meters। शोन कंडीशन पे नेचुरल लेंथ में है, ये डायग्राम में दे दिया मैंने, तो लिखिए देन फाइंड आउट the value of speed v naught, then find out the value of speed v naught if case first the surface is smooth, the surface is smooth, okay, or case second if the coefficient of friction is 0.25, if the coefficient of friction is 0.25, ओके। अब देखो, अभी क्वेश्चन करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, अब हम वापस शुरू से सोचेंगे, क्योंकि स्प्रिंग आ गया, और याद रखना स्प्रिंग के बोथ एंड का वर्क कंजर्वेटिव होता है, हाँ या ना? चलिए, तो एक बात बताइए, अगर हम यहां पर देखें ब्लॉक के मोशन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, अगर पहला केस स्मूथ वाला लेते हैं, फर्स्ट केस द सरफेस इज स्मूथ, कौन कौन सा फोर्स?
नॉर्मल रिएक्शन, mg और स्प्रिंग, हाँ या ना, जिसमें से वो फोर्सेस उड़ा दो जिनके वर्क जीरो है। नॉर्मल है mg, mg कंजर्वेटिव है लेकिन mg का वर्क है नहीं, तो उसको भी बुला दो। बचा कौन? स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन का पता कैसे चलेगा? जब तक इसके वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए, जब तक अंदर जाएगा तब तक स्प्रिंग को दबाएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम कंप्रेशन, उसके बाद ये वापस बाहर आएगा, यही ना। तो मेरे पास फोर्स है नॉर्मल, mg और स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग का सारा वर्क ब्लॉक पे है क्या? हाँ या ना? तो स्प्रिंग जो है वो अपने बोथ हैंड के थ्रू जो वर्क करता है वो कंजर्वेटिव करता है, हाँ या ना, और उसका दूसरा हैंड जो है वो फिक्स्ड है, तो वो सारा वर्क इस पर कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल सिस्टम में देखें तो वर्क करने वाला है कौन? स्प्रिंग। और काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला कौन है? अब अगर आप मुझे कहोगे ब्लॉक पे एक्सप्रेशन बनाइए, तो मैं कैसे बनाऊंगा पता है? ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग का वर्क और ब्लॉक पर mg और नॉर्मल का वर्क, तो mg नॉर्मल तो जीरो हो गए, तो ब्लॉक पर स्प्रिंग का वर्क बराबर डेल्टा के। पहला पॉइंट ये हो गया। अब क्योंकि सारा वर्क किस पर हो रहा है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ब्लॉक की एनर्जी जो है, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी अगर उसमें चेंज आ रहा है तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करें तो आप स्प्रिंग की एनर्जी को ब्लॉक के ऊपर एनालाइज कर सकते हो। मैं ब्लॉक क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी शब्द फील्ड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? तो हम कह रहे हैं जो यहाँ कंजर्वेटिव फील्ड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है और पार्टिकल अपना काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। तो अगर आपको ये पता है कि इसमें mg का वर्क जीरो है, नॉर्मल का वर्क जीरो और सिर्फ स्प्रिंग का वर्क है, और वो कैसा है? कंजर्वेटिव है। तो अगर हम इस सिस्टम पर, सिस्टम मतलब स्प्रिंग प्लस ब्लॉक, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक, क्योंकि स्प्रिंग का फील्ड आ रहा है ना, तो इसलिए हम स्प्रिंग को भी साथ में ले रहे हैं। तो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम पर किसका किसका वर्क है? और एक मिनट को, स्प्रिंग प्लस सिस्टम अगर एज ए माने तो स्प्रिंग के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, क्योंकि वो वर्क कर रहा है उसके हिसाब से। तो वर्क को भुला दो, किसको यूज करो? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम में ये तो है जो काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज होगी, हाँ या ना, और स्प्रिंग अपनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा। बताइए इसके अलावा कोई और ऐसा है जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो? नहीं है, नहीं है ना, या अदर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड खाली, यानी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। समझ आई बात? तो ये लास्ट मोमेंट जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। मैंने कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया? 4 मीटर। ठीक है, सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, ये लगाने से पहले क्या सोचा है वो ज्यादा मायने रखता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताइए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और कोई तो नहीं रख सकता ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, हाफ के जीरो का स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 4 का स्क्वायर। यस और नो? तो ये जो है ये इधर जा रहा है। तो आप यहां पर ऐसे देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। यस और नो? एंड दैट इज इक्वल टू, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ k और x की वैल्यू 4 का स्क्वायर। वैल्यू रख दो। मास कितना है? 10 किलोग्राम। v नॉट चाहिए आपको, एंड दैट इज हाफ k कितना है? 2 और ये 16। क्या आ रहा है कितना? v नॉट स्क्वायर कितना आ रहा है? 4√2 अंडर रूट 3.2 मीटर्स पर सेकंड। यही आ रहा है ना? बस आ गया स्पीड।
अब इसका अगला केस में फ्रिक्शन का वर्क चलेगा, तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। अभी देखते हैं, पहले इतना नोट कर लो। अगला पॉइंट, स्प्रिंग अगर मासिव होता तो काइनेटिक एनर्जी आती। तो अभी तक हम कौन सी स्प्रिंग डील कर रहे हैं? लाइट स्प्रिंग, लाइट स्प्रिंग्स। जब तक नहीं कहा जाए स्प्रिंग लाइट होता है। क्लियर हो गया? ओके, 4 मीटर कंप्रेशन दिया ना मैंने, ठीक है। देखो वही है, वास्तव में वर्क हुआ है ब्लॉक पे। किसका? स्प्रिंग का वर्क ब्लॉक पे हुआ है, उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी है। बट हम इसको कैसे पढ़ा रहे हैं? हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये बता रहे हैं हम। समझ आए बात? तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कम्युनिकेट करके इसको दे रहा है। क्लियर? अब देखो इसका केस सेकंड क्या है कि इफ द सरफेस इज रफ, तो सरफेस रफ है तो जब ये मूव करेगा तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो इस सेकंड केस, इनिशियल से फाइनल, तो हमारे पास ये ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। और ये यहां से जाके कब तक चलेगा? जब तक इसके वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 4 मीटर्स, यही है। और अब ये जब आगे बढ़ रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है एफ के। तो एफ के तो ऐसा फील्ड नहीं है जिसको हम कंजर्वेटिव बोल सकें, है ना। इसका तो एक लूप में वर्क 0 आ भी सकता है और मतलब नहीं भी आ रहा है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हाँ या ना। तो एफ के पीछे की ओर लग रहा है कितना? म्यू एम जी। अभी पेन बंद करो, तो म्यू के एम जी लग रहा है। म्यू कितना दिया मैंने? 0.25। अब हम ये कह रहे हैं वापस से स्टार्टिंग से, सिस्टम में वर्क कौन कौन कर रहा है पहले ये ढूंढो। एम जी नॉर्मल, फ्रिक्शन और स्प्रिंग। इसमें से नॉर्मल एम जी गया, छोड़ दो उसको। स्प्रिंग और फ्रिक्शन, इसमें से एक फील्ड ऐसा है जिसको मैं डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू बना के इधर शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन एक है जिसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो आपकी मर्जी है, आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर डेल्टा कैसे करो। समझ आई बात? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में अगर स्प्रिंग का वर्क लिखते हो तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख देना, या पहले हम फॉर्मूला भी दे चुके हैं, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। समझ गए? तो यहां पर अगर मैं मॉडिफाइड इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल डेल्टा टोटल एनर्जी। तो ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट तो है नहीं, आया ना। यहाँ तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी जा रही है, लॉस हो रही है इवन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव है, तो आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू 4। क्या कहते हो? ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब यहां ध्यान से, टोटल फाइनल माइनस इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। समझ आए बात? तो यहां पर माइनस म्यू एम जी इंटू 4, हाँ या ना। तो माइनस ऑफ 0.25 इंटू 10g इंटू 4, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग कितनी दबी है? हाफ के 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0, स्प्रिंग है तो यस और नो। तो यहां से आपके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, माइनस 100 इक्वल्स टू हाफ के की वैल्यू कितनी है? 2 और ये 16 माइनस हाफ एम, एम कितना है इसका? 10 और वी नॉट, यही तो चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ रहा है आपके पास 5 वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 प्लस
100 प्लस 6 यानी, है ना, तो कितना आ रहा है 116। तो V नॉट इज अंडर रूट 116 बाय 5 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल था, इस वजह से हम सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, क्या हुआ? किसकी? खड़े हो जाओ। ये जो फील नाम का शब्द है ना, ये सब खराब करता है। अब आप ध्यान से देखो, स्प्रिंग का वर्क तो उतना ही है क्योंकि 4 मीटर दबा है। ब्लॉक को उसके अगेंस्ट और वर्क करना है, किसके? और फ्रिक्शन के, इसीलिए स्पीड ज्यादा आ रही है। भाई अगर मैं मान लो तुम्हें यहां धक्का दे देता हूं, ठीक है, आपको यहां से यहां तक 4 मीटर इसको प्रेस करना है, ध्यान से समझना। तो जब स्मूथ था तो आपको सिर्फ प्रेस करना था, लेकिन अभी फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा है, आपको उसके अगेंस्ट भी और आगे बढ़ना है। तो इसका डिसलरेशन पहले ज्यादा है या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। तो ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तभी उतनी दूरी तक पहुंचेगा। तो ये वैल्यू देखो, मुझे पता है ये वैल्यू आएगी 3.2 से ज्यादा। कितना अंडर रूट, यहाँ कितना था 3.2, उधर कितना है? बहुत ज्यादा स्पीड है उधर। ऐसे रटना क्यों? वो सिस्टम को देख के बात करेंगे ना, जब इतने दिनों से एनालिटिकल आपको पढ़ा रहे हैं तो क्यों इमोशनल बन रहे हैं आप? इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी बात खत्म। ठीक है, यस और नो? चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक मिनट, सिंपल सा ही क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई ज्यादा हैवी नहीं ले रहे हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन। अरे यार तुम लोग बात करने लग जाते हो, पता नहीं थोड़ी देर में तो पेशेंस लूज कर जाते हो। एक ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये नेचुरल लेंथ में है। अभी नेचुरल लेंथ 5 मिनट में हो जाएगा, आप घबराएं नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आराम में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, बाकी पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, है ना। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, लिखो द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, then find out the maximum displacement of block, then find out the maximum displacement of block. Then find out the maximum displacement of block. ठीक है, सबसे पहले किसी भी कंजर्वेशन लॉ पे आने से पहले एनएलएम और काइनेमेटिक्स। अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, कितना फोर्स है अभी नीचे? अभी स्प्रिंग कनेक्टेड है थ्रेड से, तो थ्रेड जो है अभी स्प्रिंग फोर्स 0 है, इसलिए टेंशन 0 है। इस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन g। फिर जैसे ही ये थोड़ा नीचे जाएगा, स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी तो क्या होगा? टेंशन बनेगा। फिर टेंशन इसको जो है mg अगर टेंशन से ज्यादा है तो डिसलरेट करेगा, नहीं अभी एक्सेलरेट करेगा। तुम लोग ऐसे इमोशनल फिसलते हो। मैं अगर ये चाह लू ना कि एक पेपर में कि तुमसे सारे क्वेश्चन गलत करवाने, तो तुम लोग को ऐसे इमोशनल उसमें भरे, हर लैंग्वेज में तुम लोग हर एक को हाँ कर दोगे, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। पहली बात, सोच समझ के जवाब देना है। आप एनालिटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। समझ आई बात? आपको सोच के जवाब देना। मैंने बोला mg बड़ा है, इस टेंशन ऊपर आया है, लेकिन अभी mg बड़ा है, तो क्या ये डिसलरेट करेगा? नहीं, अगेन स्पीड अप,
लेकिन साथ के साथ स्प्रिंग का एक्सटेंशन बढ़ रहा है। तो अभी डिसलरेशन तब तक नहीं आएगा जब तक mg और टेंशन बराबर। टेंशन बढ़ रहा है किसकी वजह से? स्प्रिंग की वजह से। समझ आई बात? ठीक है, अब नीचे जाते 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 जब टेंशन और mg इस पर बराबर हो गए तब बैलेंस आया, लेकिन वहां तक स्पीड गेन कर चुका था, तो रुकेगा नहीं और नीचे जाएगा, और नीचे जाते स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, टेंशन और बढ़ जाएगा, अब डिसलरेट करता हुआ नीचे जाके रुकेगा। तो चलिए, जीरो वेलोसिटी से कहानी शुरू हुई। क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक पर अगेन वेलोसिटी जीरो हो गई, मैंने इसको मान लिया x नॉट। पेन बंद कर दो, अभी 2 मिनट सुन लो कहानी पूरी पहले। अब इसको ऐसे सोचो, पहले हमने इसको वर्क एनर्जी से सोचना सिखाई दिया था कैसे करना है, अब मैं इसको वापस सोच रहा हूं। पहले बताइए इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला कौन है? ब्लॉक, क्योंकि पुली मासलेस है तो उसकी बात हमें नहीं करनी। थ्रेड मासलेस है, वो कोई काइनेटिक एनर्जी वगैरह गेन करेगा नहीं, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी? ब्लॉक की आएगी। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए अब दूसरा पॉइंट, इसमें वर्क कौन कौन कर रहे हैं? अगर अगर ब्लॉक पे देखें तो सिर्फ टेंशन और mg। एक मिनट, अगर थ्रेड की बात करें तो थ्रेड का टोटल वर्क डन जीरो होता है ना? तो ये जो टेंशन का वर्क है इसको अगर हम देखते हैं तो अगर हम थ्रेड की बात करें तो थ्रेड एक और जगह वर्क कर रहा है, तो थ्रेड का वर्क दोनों जगह मिलाकर जीरो है। तो ओवरऑल मुझे दिखा सिस्टम में वर्क सिर्फ कौन कर रहा है? अब हम सोचने का तरीका देखो, सिस्टम पर वर्क टेंशन का जीरो पढ़ाया था एक बार, है ना? इनएक्सटेंसिबल थ्रेड का वर्क डन सिस्टम पे वो जीरो हो गए, तो अब स्प्रिंग वर्क कर रहा है, ब्लॉक पे नहीं कर रहा है, तो हम इसलिए सिस्टम बोल रहे हैं। इसलिए मैंने पहले बता दिया सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी गेन करने वाला सिर्फ ब्लॉक है, अगर कोई और होता उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब वर्क हो रहा है mg का और स्प्रिंग का, तो सिस्टम पर वर्क है mg का और स्प्रिंग का, और कोई नहीं है। टेंशन का वर्क है लेकिन सिस्टम पर जीरो है, इससे सिस्टम पर वो नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मॉडिफाई करके सिस्टम पर लगाया जाए तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और अदर्स इक्वल्स टू डेल्टा टोटल एनर्जी, mg को राइट में भेजो, स्प्रिंग को राइट में भेजो, बचा कौन? कोई नहीं बचा, यानी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व की जा सकती है। तो अगर ये x नॉट नीचे आएगा तो स्प्रिंग 2x नॉट खींचेगी, अगर ये x नॉट नीचे आता है स्प्रिंग 2x नॉट खींचेगी, हाँ या ना? तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अरे एक मिनट इधर देखो, पहले सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की लिखी जाएंगी, एक mg फील्ड वाली भी और स्प्रिंग फील्ड वाली भी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जीज इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जीज फाइनल, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, ये जीरो आया स्प्रिंग के लिए, प्लस इसको मैं इसी लेवल पे जीरो मान रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी बिना रेफरेंस के नहीं जाएगा, जीरो इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg x नॉट, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के 2x नॉट का होल स्क्वायर। समझ आई बात? तो यहां से आपके पास है mg x नॉट इक्वल्स टू 2k x नॉट स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ x नॉट इज mg बाय 2k, यस और नो? क्या यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक है, अरे समझे क्या? और मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 2x नॉट। इतना समझ में आया? तो इस तरह से आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मेरे को शीट दे दो कोई। एक्सरसाइज 1 में थे ना हम लोग पहले? 2 मिनट और आपका वेस्ट होगा। यार एक तो एक्सरसाइज ही मिल नहीं रहा है। एक्सरसाइज 1 में
चलो इतना ही देते हैं अभी। नेक्स्ट क्लास से पूरा होमवर्क आ जाएगा, ध्यान रखना। थैंक यू। हेलो। हाँ भाई, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जीबी सर का क्लास तुम्हारा कैंसिल है, मैसेज आ गया होगा, ठीक है। और आप लोगों को जो आज एग्जाम हुआ था आपका एनवी सर की क्लास वाला, वो पेपर के सॉल्यूशन है और डीपीपी मिल रहा है बाहर, 1 बाय 1 करके जाएं। ओए, ले जाओ ना, ये मेरे लिए क्या, ये तो ले जाओ। मिल गया। जाओ, रुक जाओ, लाइन बना लो बेटा, लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बना लो। लाइट बंद मत करना, वहां से पहले बता रहा हूँ। लाइन से, लाइन कहाँ है तुम्हारी? लाइन बनाओ बेटा, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन से जाओ। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो भाई।